हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आई एम श्वेता पांचाल और आपका स्वागत है इस क्लास में। ये आपकी क्लास नंबर 3 ज्योग्राफी की, और इसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी जो हमारी प्यारी पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इससे रिलेटेड हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, हमारी प्लेलिस्ट जो भी है एनवीएस से रिलेटेड आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर सारे लिंक मेंशन है। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एमसीक्यूज की सीरीज है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक जो है पृथ्वी की उत्पत्ति, और इससे रिलेटेड कुछ सिद्धांत हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थियरीज हैं कुछ। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो ये जो वीडियो है इसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ थियरीज हैं उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपका जो एग्जाम है उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे फिलोसफर्स या फिर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपनी अपनी कल्पनाएं दी हैं, यानी अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी हैं। एक हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि अनुमान के आधार पर चीजों को बताना। ऐसा नहीं है कि उनको एग्जैक्टली वो चीज पता थी, बट उन्होंने हाइपोथेसिस के कारण की वजह से, या फिर कह सकते हैं सिर्फ एक अनुमानित तौर पर ये सब बात कही थी। ठीक है, तो कुछ थियरीज हैं जिनमें थियरीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहली होगी आपकी अर्ली थियरीज, यानी शुरुआत की, या फिर कह सकते हैं आरंभिक आपकी थियरीज या सिद्धांत पृथ्वी से रिलेटेड। यहाँ पे हम यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, ब्रह्मांड के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सौर मंडल के बारे में। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अर्ली थियरीज है, और दूसरे वाली है हमारी मॉडर्न थ्योरीज, यानी हमारी आधुनिक सिद्धांत। कुछ फिलोसफर्स ने अर्ली थियरीज में, आरंभिक चीजों में जो बात कही थी उसको कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। उसके बाद मॉडर्न थियरीज आई, यानी आधुनिक सिद्धांत आए, उनको भी काफी एक्सेप्ट किया गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या वो सिद्धांत थे। इनमें से एक मत, यानी इनमें से अगर हम एक सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का। इनका जो सिद्धांत है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर अर्ली थियरीज की या फिर आरंभिक सिद्धांत के बारे में, लॉपलेस और इमैनुअल कांट। लॉपलेस और इमैनुअल कांट ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं। तो लॉपलेस जो कि एक मैथमेटिशियन थे या फिर कह सकते हैं गणितज्ञ थे, उन्होंने 1796 में इस थियरी का संशोधन किया, यानी जो थियरी इमैनुअल कांट ने दी थी उस थियरी को संशोधित किया गया, यानी रिवाइज किया गया। और ये थियरी थी आपकी नेबुला, निहारिका परिकल्पना, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इसको, नेबुलर हाइपोथेसिस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेबुलर हाइपोथेसिस को किसने दिया, ये चीज पूछी जा सकती है, या फिर इसका संशोधन किसने किया। इसमें अगर नाम आएगा आपका लॉपलेस का, तो संशोधन में लॉपलेस का नाम आप टिक करके आएंगे। और कब संशोधन किया, 1796 में। तो निहारिका परिकल्पना को बोला जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण जो है वो धीरे धीरे गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल के रूप में हुआ। नेबुलर का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक तरीके का क्या है, क्लाउड है, बादल है, जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, धीरे गति से वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। और जो उसमें मैटर्स हैं, यानी उसके अंदर जो पदार्थ हैं वो भी घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये जो घूमते हुए पदार्थ हैं, इनकी वजह से क्या हुआ, इस घूमते हुए पदार्थ को उन्होंने किस चीज का नाम दिया, बादल, एक तरीके से क्लाउड बोला है, कि इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, यानी प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। बाद में 1900 में चैम्बर्ड और मोल्टन ने भी सिद्धांत दिया, और बाद में क्या बोला गया कि ब्रह्मांड में, यानी हमारा जो यूनिवर्स है उसमें एक जो तारा है, अन्य तारा, सूर्य के नजदीक से गुजरा, यानी उसके पास से गुजरा, जिसकी वजह से, यहाँ पे देख लेते हैं, पहले हम इस तारे को ही देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो सन है इसके पास से एक स्टार गुजरा, यानी एक तारा गुजरा, और इस तारे के गुजरने की वजह से एक सिगार शेप टाइप क्या है, पदार्थ जो है इसके साथ आ गया। कहाँ से, सन के सरफेस से। और इसका जो रीजन था, वो रीजन क्या था, किस चीज की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये बल है, उसकी वजह से ये जो कुछ पदार्थ हैं, कुछ मैटर्स जो हैं वो इसके साथ आ गए। यहाँ पर ये एक सिगार की शेप में है, तो इसको सिगार शेप बोला गया है। सिगार की शेप में ये तारा साइड से जा रहा था, और उस तारे के जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे सन के सरफेस से क्या हुआ, कुछ मैटर्स इसके साथ आ गए, और इन के निकलने की वजह से इसके साथ ही चलते चले गए। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ, यानी कुछ जो मैटर है, वो निकलकर
अलग हो गया और सूर्य से दूर चला गया, यानी जो सिगार शेप मैटर निकला था, पदार्थ निकला था, ये इससे अलग हो गया। धीरे धीरे ये सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और संघनित होकर ग्रहों के रूप में ये बदल गया। यानी जो पदार्थ था ये क्या, वो तारा तो चला गया, लेकिन ये जो पदार्थ है ये सन के चारों तरफ घूमता रहा और जिसकी वजह से क्या हुआ, बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ। ये जो थियरी है, ये थियरी दी है चैम्बरलेन ने और मोल्टन ने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चैम्बरलेन, नेम लिख देती हूँ फिर से, चैम्बरलेन। ठीक है, चैम्बरलेन और मोल्टन ने। अब ये जो थियरी है, इस थियरी को ये जो कॉन्सेप्ट है, इस तर्क को क्या कहा जाता है, बाइनरी थियरीज। ठीक है, बाइनरी थियरीज, क्योंकि यहाँ पर दो के बारे में बात हुई है, एक तो सन है और एक स्टार है। ठीक है, ये जो स्टार है, इस थियरी का क्या था, ये स्टार जो है सन के बराबर से जा रहा था, तो स्टार की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी उसकी वजह से सन के सरफेस पर जो कुछ पदार्थ थे उसमें से कुछ इसके साथ आने लगे सिगार शेप में, और जब ये चला गया तो ये जो पदार्थ बाहर था ये इसके चारों तरफ घूमने लगा, जिसकी वजह से बाद में किस चीज का निर्माण हुआ, प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। बहुत ही सिंपल। अब हम बात करते हैं कि ये बात तो इन्होंने बोली कि ठीक है सूर्य है और एक तारा गया। जेम्स जीन्स और सर हेरोल्ड जेफरी ने इस चीज का समर्थन किया, यानी इस तर्क का समर्थन किया, जो कि दिया था किसने, चैम्बरलेन ने और मोल्टन ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ टाइम बाद ये जो तर्क है, इस तर्क के बारे में क्या कहा गया कि एक तो सूर्य था और सूर्य के साथ एक उसका साथी तारा था। ठीक है, एक सूर्य था यानी सन था और उसका एक साथी तारा था, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या कहा है, बाइनरी थियरीज। बाइनरी थियरीज यानी इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो ये थियरी है इसको बोला इन्होंने बाइनरी थियरीज, यानी जहां पर हम दो के होने की बात कर रहे हैं। अब ये तो बात हो गई क्लियर, ये चीज तो हो गई। अब बात आती है कि कुछ और लोग थे जिन्होंने पूरी तरीके से चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, 1950 के आसपास की बात है। रूस के थे ओटो शिमिट और जर्मनी के थे कौन, कार्ल वॉयजस्कर। तो इन दोनों की बात हो जाए तो इन्होंने जो नेबुलर हाइपोथेसिस है यानी निहारिका परिकल्पना जो है उसको रिवाइज किया, उसमें संशोधन की बात कही, मतलब कह सकते हैं कि उसमें कुछ संशोधन किए और जो उन्होंने बताया वो उस चीज से अलग था। अब इनका विचार क्या था, ये चीज तो इन्होंने देखी ठीक है, लेकिन इनका जो विचार था इन्होंने फिर से रिवाइज किया और क्या बोला कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम और बहुत सारे क्या थे, धूलिकण यानी डस्ट ग्रेन्स बोल सकते हैं, उनसे बनी हुई थी। क्या, सौर निहारिका से घिरा हुआ था एक ग्रह, और ये किस चीज से बनी हुई थी, इन सब चीजों से बनी हुई थी। इन कणों के टकराने से एक शेप बनी, इन सभी कणों के कह सकते हैं घर्षण से या फिर इनके फ्रैक्शन से, इनके टकराने से एक आकृति बनी, एक शेप बनी, और वो शेप कैसी थी, चपटी तश्तरी की तरह थी। ठीक है, कैसी शेप थी, एक डिस्क शेप थी क्लाउड की, एक ऐसा क्लाउड बना जिसकी शेप कैसी थी, डिस्क शेप, डिस्क था। ठीक है, चपटी तश्तरी थी यानी डिस्क था। इस चीज का निर्माण हुआ और इसमें अभिवृद्धि हुई यानी एक्रीशन हुआ और ग्रहों का निर्माण हुआ, यानी ये चीज बढ़ती चली गई और एक साथ इकट्ठा हो गई और फिर इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसने इसके विचार में इसने क्या बोला है, सूर्य जो है वो एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। यहाँ पर सौर निहारिका की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिकण उसमें शामिल थे और इनके टकराने से एक आकृति बनी चपटी तश्तरी जैसी, और ये बादल था और इसके अंदर ये सारी चीजें थी, और जब ये बढ़ता चला गया तो इससे क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कुछ की। ठीक है, यूनिवर्स की उत्पत्ति से संबंधित हम अगर बात करें कुछ मॉडर्न थ्योरीज यानी आधुनिक विचारों की बात करें तो आधुनिक सिद्धांत में ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग वाली बात, कोई एक पॉइंट होता है, कोई एक सिद्धांत होता है जिसकी बात होती है और उस सिद्धांत के बाद ही उसके ऊपर संशोधन होता है। जैसे कि अगर किसी भी चीज में देखो आप, जो चीज अब फिलहाल प्रेजेंट है उस प्रेजेंट से पहले उसकी कोई हिस्ट्री जरूर रही होगी, तो कोई भी चीज जो आपके पास अभी है उसका निर्माण कुछ आज जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से है आपके पास, लेकिन वो उतनी बेहतर पहले नहीं थी। तो ये चीज है, पुरानी थ्योरीज को कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, फिर नई थ्योरीज की बात आई। तो इन नई थ्योरीज में बिग बैंग की जो थ्योरी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एग्जाम में भी कई बार देखा होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में। इसमें क्या बात बोली गई, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। यानी
विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना। बिग बैंग थ्योरी का दूसरा नाम ही है विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए बिग बैंग थ्योरी को और किस नाम से जानते हैं, तो ये होगा आपका विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना। क्योंकि इसमें बोला गया था बिग बैंग थ्योरी में कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो अब क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया है, यानी उसका विस्तार हो गया है। तो 1920 यहाँ पर ये चीज दिखा रहे हैं, ये क्या है, पूरी की पूरी बिग बैंग थ्योरी। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल, ये नाम इंपॉर्टेंट है, एडविन हब्बल। पूछ लिया जाए एडविन हब्बल कौन से थ्योरी से रिलेटेड थे, तो ये मॉडर्न थ्योरी से रिलेटेड थे। एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो लगातार हो रहा है, और समय बीतने के साथ साथ जो आकाश गंगाएं हैं, यानी आपकी जो गैलेक्सीज हैं, वो भी एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर हो रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, गैलेक्सीज जो है वो दूर हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, गैलेक्सीज यहाँ पर ये पास पास है, यहाँ पर और दूर हो गई हैं, और यहाँ पर जाकर तो और भी दूर हो गए हैं। तो बोल रहे हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का वो विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अब वो एक्सपेंशन कैसे हुआ वो देख रहे हैं यहाँ पर। बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग की जो थियरी है उसके अनुसार ब्रह्मांड का जो विस्तार है उसकी कुछ स्टेजेस रही, उसकी कुछ अवस्थाएं रही। कैसे रही देखते हैं। पहले शुरू शुरू में जितने भी मैटर्स थे, जितने भी पदार्थ थे, उनसे क्या बना, ब्रह्मांड बना। अति छोटे एकाकी परमाणु, अगर हम बोले यहाँ पर एकाकी परमाणु, ठीक है, ये सिंगुलैरिटी की बात करता है। ये एकाकी परमाणु ये है, यहाँ पर ये है एकाकी परमाणु, ठीक है। क्या है ये, एकाकी परमाणु। बिल्कुल यहाँ पर छोटा सा एक परमाणु है, छोटा सा एक एटम बोल सकते हैं इसको। ये था एक बहुत छोटा सा, एवं एक ही स्थान पर ये स्थिर था। ये एक छोटा सा परमाणु था, ये एक ही जगह पर स्थिर था। फिर क्या हुआ, जिसका आयतन काफी सूक्ष्म, तापमान काफी अधिक था। इसके बारे में बोल सकते हैं कि इसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बहुत ही ज्यादा था। अब क्या हुआ, चीजें काफी बदलने वाली है यहाँ पर। तो इसकी वॉल्यूम कैसी है, काफी छोटा है, काफी स्मॉल है, और टेम्परेचर है वो इन्फिनाइट है, यानी कि अनंत है, बहुत ही ज्यादा है, जिसके बारे में आप पता भी नहीं कर सकते। और डेंसिटी भी इसकी कैसी है, बिल्कुल ही अनंत है, इन्फिनाइट है, ठीक है। तो ये छोटा सा यहाँ पर क्या है, एक कह सकते हैं एक एटम है। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन हुआ इसका मतलब ये फट गया, और इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं विस्फोट हुआ, और इसके बाद काफी स्टेजेस आई। यहाँ पर आपको येलो कलर में, इसके बाद आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, और इसके बाद फिर ये गैलेक्सीज ये है, फिर गैलेक्सीज और दूर हो गई, फिर गैलेक्सीज और भी ज्यादा दूर हो गई, ठीक है। तो इसकी स्टेजेस की बात हो रही है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है कि एकाकी परमाणु है, छोटा सा, और ये एक ही जगह पर स्थिर है, और इसका जो घनत्व है वो काफी अनंत है। इस प्रक्रिया में अति छोटे परमाणु के आकार के पिंड में भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट के 1 सेकंड बाद ही परमाणु का विस्तार हुआ, और इसके बाद विस्तार की जो गति है वो धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट में, ये इंपॉर्टेंट है काफी, कि जो बिग बैंग हुआ यानी ये जो विस्फोट हुआ, इस विस्फोट के होने के 3 मिनट के बाद ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एटम है वो 3 मिनट के अंदर अंदर ही आ गया था, ठीक है। फर्स्ट एटम स्टार्टिंग के ये जो विस्फोट हुआ, इसके विस्फोट होते के साथ ही 3 मिनट के अंदर अंदर ही पहला एटम यानी फर्स्ट पहला जो परमाणु है उसका निर्माण हो गया। तो ये काफी चीजें हैं, मैंने आपको बताई थी। विस्तार कैसे हुआ, इसमें जो अंदर चीजें थी, जो पदार्थ थे, देख लेते हैं एक बार। इसमें जो भी अंदर मैटर थे, जो भी पदार्थ थे, वो ऐसे बाहर निकलते चले गए काफी गति के साथ। तो इसकी वजह से एक्सपेंड बोला जाता है कि एक्सपेंड हो रहा है क्या, ब्रह्मांड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप। एक और पिक्चर है, इसकी मैंने काफी सारी पिक्चर्स लगाई हैं ताकि बहुत इजी समझ में आ जाए। ग्रोइंग फ्रॉम बिग बैंग, यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से क्या चीज हुई, यहाँ पर एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, इस छोटा सा पॉइंट में जब क्या हुआ, विस्फोट हुआ, तो फिर क्या हुआ, ये सारी गैसेस वगैरह, ये सारा जो पदार्थ है वो बाहर निकला, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन बिगिंस, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। इस स्टेज में आकर हमने देखा था ना, वहां पर एक येलो लाइन थी, फिर रेड लाइन आई, तो यहाँ पर है। इसके बाद क्या हुआ, एक और स्टेज आती है, एक और स्टेज के बाद हमारी मॉडर्न यूनिवर्स आ जाता है, और यहाँ पर पूरी टाइमलाइन दी गई है। और जो हमारे पास आज के टाइम में गैलेक्सीज दिखती हैं वो कुछ ऐसी हैं, ये डिस्क दिख रही है ना वो घूमती हुई सी, कुछ इस तरीके से है। ये आपका आपकी बुक वगैरह में भी आपने देखा होगा, ये वाला डायग्राम है ना। चलिए, अब ये चीज तो हो गई कि हाँ भाई ये सब चीजें हुई। बिग बैंग जो था, यहाँ पे अभी और भी रहता है। यह घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष यानी इतने
बिलियन ईयर्स पहले की बात है। ये घटना बिग बैंग की जो घटना हुई थी ये इतने साल पहले हुई थी और ब्रह्मांड का विस्तार लेकिन आज भी हो ही रहा है। तो बिग बैंग के 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान जो है वो 45 डिग्री केल्विन तक गिर गया। अब एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद वो जो कण है, वो जो पदार्थ है, उनमें चीजें बदलती गई और फिर कितने टाइम बाद, उनके लगभग 3 लाख वर्षों के बाद जो टेम्परेचर है, आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, अनंत था, तो उस अनंत टेम्परेचर से 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और धीरे धीरे ब्रह्मांड क्या है, धीरे धीरे पारदर्शी हो गया। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई एक आप गैस वगैरह आप देखते हैं कि एकदम से कहीं पर कोई गैस वगैरह है, बहुत ज्यादा गैस छोड़ेगी किसी रूम में, तो उस वक्त बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो जाता है, आपको कुछ भी उस वक्त दिखाई नहीं देता। या फिर आप दिवाली का एग्जांपल ले लीजिए, दिवाली आ रही है तो दिवाली का एग्जांपल ले लीजिए, जब सब बहुत ज्यादा बम पटाखे फोड़ देते हैं तो इन सब चीजों के बाद आसमान जो है बिल्कुल एकदम, आपको कोई तारा नजर नहीं आ सकता, कुछ नहीं, तो बहुत धुंधला धुंधला हो जाता है। तो यही चीज होती है। और फिर कुछ टाइम बाद जो है, जैसे ही टाइम बीतता जाता है तो ये सब जो गैसेस हैं, ये जो धुआं है, वो बिल्कुल अलग हट जाता है। तो फिर क्या कैसा दिखने लगता है आपको, वापस से तारे दिखने लगते हैं, वापस से चांद दिखने लगता है। तो वही सिचुएशन है, पारदर्शी हो जाता है ब्रह्मांड उसके बाद। तो ये एक एग्जाम्पल था कि पहले वहां पर एक्सप्लोजन हुआ, काफी सारी चीजें वहां पर घूम रही थी, लेकिन 3 लाख साल बाद क्या हुआ, जब टेम्परेचर गिरा और उसके बाद जो ब्रह्मांड है उसको वो पारदर्शी बन गया, यानी ट्रांसपेरेंसी आ गई, ट्रांसपेरेंट हो गया वो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे होयल की। होयल एक और फिलोसफर थे और इन्होंने इस फिलोसफी, क्या ये अकेली फिलोसफी थी, इस जैसी कोई और फिलोसफी नहीं थी जो किसी और ने दी हो। तो ये फिलोसफी जो बिग बैंग थियरी है, इसको एक्सेप्ट ज्यादा किया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेली ही थियरी थी। होयल जो है उन्होंने भी अपनी एक थियरी दी, इसका एक अल्टरनेटिव दिया, या कह सकते हैं कि विकल्प दिया, और वो क्या था, स्थिर अवस्था कल्पना। इसको पहले इरेज कर लेते हैं यहाँ से। होयल ने दिया स्थिर अवस्था कल्पना, यानी स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। स्टेडी का मतलब क्या है कि यहाँ पर बिल्कुल स्थिर है, कुछ भी, उन्होंने बोला कि जैसे कि बिग बैंग में बताया गया है कि सब चीजें बदली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी आकाशगंगा जो गैलेक्सीज जो है उनके बीच की कोई दूरी नहीं बढ़ी, कुछ नहीं हुआ, कोई विस्तार नहीं हुआ। तो इनका कहने का सिंपल सा मतलब था कि जो ब्रह्मांड है उसका जो विस्तार नहीं हुआ, जो जैसा था वो वैसा ही रहा, और ब्रह्मांड जो है वो किसी भी समय में कैसा रहा, किसी भी समय में एक जैसा ही रहा। कैसा? एक जैसा ही रहा। इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड जो है वो किसी भी समय में एक जैसा ही रहा, और ये जो एक्सपेंशन से संबंधित या फिर विस्तार से रिलेटेड संबंधित जो चीजें हैं, उनके बारे में अलग अलग जो वैज्ञानिक है वो अपनी अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांत को ही मानते हैं, यानी एक्सपेंशन हुआ है यूनिवर्स का, इस चीज की कॉन्सेप्ट को ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बिग बैंग थ्योरी और स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और चीजें। यहाँ पे एक और पिक्चर लगाई है मैंने, अब इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। इसके बाद काफी सारी चीजें भी, देखिए ये सब फॉर्म हुई, छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके बाद ये इस तरीके की छोटे छोटे छल्ले से घूम रहे हैं। इनके बाद फिर और साफ हुआ आसमान, पहले धुंधला है, फिर यहाँ पर जो ब्रह्मांड है उसमें थोड़ा सा और साफ हुआ, और फाइनल। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं तारों का निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्स की बात करेंगे। शुरुआत के टाइम में अगर देखें तो यहाँ पर एनर्जी और मैटर जो है, यानी ऊर्जा, एनर्जी और जो मैटर जो ब्रह्मांड में थे वो इक्वल नहीं थे, मतलब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो वितरण है वो बिल्कुल समान नहीं था। तो जब एनर्जी और मैटर में बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि उनका जो घनत्व है, यहाँ पर डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। क्या चीज? डेंसिटी। तो जो घनत्व है वो भी अलग अलग था। तो इनकी वजह से ही क्या हुआ, जिसके अंदर जितनी पावर थी, या कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल था, उसके हिसाब से वो बिल्कुल अलग अलग हो गए पदार्थ सारे, ठीक है। यानी जो मैटर है उनका, अगर हम कहें कि उनके कलेक्ट होना या फिर उनका जो एकत्रण हुआ, वो उनके गुण के हिसाब से हो गया, यानी किस तरीके का एनर्जी है, मैटर है, उसके हिसाब से वो सब इकट्ठे हो गए। और ये जो इकट्ठे होने की प्रक्रिया थी, ये ही बेस बना किस चीज का? आकाश गंगा के निर्माण होने का, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा और पदार्थ इकट्ठे हुए अलग अलग अपने हिसाब से, उन सब चीजों ने बेस बनाया गैलेक्सीज के डेवलप होने का, यानी आकाश गंगाओं के डेवलप होने का। और ये जो आकाश गंगा है, इनका आपको पता ही है क्या होता है। आकाश गंगा क्या होती है? गैलेक्सीज, बहुत सारे तारों का समूह इनको कह सकते हैं।
तारों का समूह। आकाशगंगा में क्या होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे तारों का एक समूह कह सकते हैं। तो आकाशगंगाओं की जो निर्माण है उसकी शुरुआत बहुत विशाल हाइड्रोजन गैस के बादलों से हुई, जिसको क्या कहा जाता है, निहारिका। अभी हमने नेबुला के बारे में पढ़ा था ना, तो ये जो निहारिका है ये क्या है, एक तरीके से हाइड्रोजन जो गैस है उसके एक तरीके से हम कह सकते हैं बादल के रूप में इनको देख सकते हैं। और ये क्या होता गया, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर आकाशगंगाएं जो है उनका विस्तार होता चला गया, एक्सपेंशन होता चला गया। तो इन एक्सपेंशन के जो बीच का डिफरेंस होता है उसको क्या बोला गया, उनको बोला गया हजारों किलोमीटर, कह सकते हैं कि उनकी जो दूरी थी वो बहुत ही ज्यादा हजारों किलोमीटर की दूरी पर थी, यानी उसको लाइट ईयर हम कह सकते हैं। एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो जो आकाशगंगाएं हैं उनके बीच में जो डिफरेंस था या उनके बीच में जो डिस्टेंस था, दूरी थी, वो काफी ज्यादा थी, ठीक है ना, अलग अलग उस हिसाब से। धीरे धीरे निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंडों में बदल गए, बड़े गैसीय पिंड बन गए, और ये जो पिंड बने यही तारों में बाद में परिवर्तित हो गए। ऐसा माना जाता है कि तारों का जो निर्माण है वो लगभग 5 से 6 अरब साल पहले हुआ, और तारों के विशाल समूह को ही क्या कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है। ये तो हमने पहले ही बात कर ली है। तो ये जो प्रोसेस था ये काफी ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आकाशगंगाओं के बीच में डिफरेंस, तो आकाशगंगा कितनी बड़ी हो सकती है, एक आकाशगंगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक अकेली आकाशगंगा की अगर हम व्यास की बात करें यानी उसके डायमीटर की बात करें तो वो लगभग कितनी हो सकती है, 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच, ठीक है, 1,50,000 प्रकाश वर्ष, ठीक है, इतनी हो सकती है। तो एक जो बादल है, बड़ा बादल है, जब वो क्या होता है, उसका संचयन होता है, उससे बाद में क्या बनती है, निहारिका यानी नेबुला। तो ये जो निहारिका है इसके बाद हमने पढ़ लिया है, गैस के बड़े बड़े झुंड बनाती है यानी क्लम्स बनाती है, और इन क्लम्स की वजह से क्या होता है, फाइनली बाद में ये बड़े बड़े जो पिंड बनते हैं इनसे तारों का निर्माण होता है, जो प्रोसेस है वो जारी रहता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये यूनिवर्स के बारे में मैंने एक और पिक्चर लगा दी थी कि अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो अब आ जाएगा। इस तरीके से टाइम के हिसाब से यहाँ पूरी टाइम लाइन है, कितने कितने साल पहले, आज के टाइम में ये गैलेक्सीज ऐसी दिखती है, मॉडर्न गैलेक्सीज, फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। ये है हमारा सोलर सिस्टम। आपको पता है सोलर सिस्टम में क्या होता है, ये सन बीच में और इसके चारों तरफ जो है प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। अर्ली गैलेक्सीज इस तरीके से थी और अब डेवलप होते होते ये चीज आ गई। पहले स्टार्स से छोटे छोटे स्टार्स, ठीक है, फर्स्ट स्टार के रूप में अपीयर हुए, उसके बाद ये स्टार्स एक साथ झुंड बन गए और ये पूरा का पूरा इस तरीके से बादल बन गया। और इस बादल के बाद आज के टाइम की जो गैलेक्सीज है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष का जो मतलब होता है वो टाइम से नहीं है, इसका जो मतलब है ये है डिस्टेंस से, ठीक है, यानी दूरी से। आपको पता है प्रकाश वर्ष जो है उसकी जो गति है यानी स्पीड जो है प्रकाश की कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की जो स्पीड है, गति है, वो कितनी है, ये है आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और एक साल में, अब एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि प्रकाश वर्ष किसको बोला जाता है, तो प्रकाश वर्ष में 2 वर्ड है, इन दोनों को ही एक साथ जोड़ दो, लाइट यानी प्रकाश और ईयर यानी साल, यानी साल भर में जितनी प्रकाश ने दूरी तय की उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा, जितनी दूरी क्या करेगा, तय करेगा, वही क्या कहलाएगा, एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। यानी द डिस्टेंसेस द लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर इज टेकन टू बी वन कह सकते हैं 1 लाइट ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये तो हो गया हमारा लाइट ईयर। ग्रहों का निर्माण यानी प्लैनेट्स कैसे बने, तो इसके भी कुछ स्टेजेस हैं, इसकी टोटल 3 स्टेजेस हैं। इसका जो क्रम है, अवस्थाएं हैं, इसकी जो स्टेजेस हैं वो 3 स्टेजेस में इसको देखा गया है। तो ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ, और जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया ना, ये वाली जो चीजें इससे आपको समझ में आ जाएगा। पहले स्टार्स ही तो थे ना ये, तो इन स्टार्स से आगे का प्रोसेस ये था, गैलेक्सीज, अर्ली गैलेक्सीज यानी शुरुआत के टाइम की गैलेक्सीज, फिर सोलर सिस्टम का ये हुआ, और बाद में आप देख सकते हैं गैलेक्सीज कुछ इस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रहों का निर्माण। ग्रहों का निर्माण जो है वो तारों से हुआ।
गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम से आरंभ में क्रोड यानी जो कोर है उसका निर्माण हुआ, यही बेस बना जिसके चारों ओर गैस और धूल के कणों ने क्या किया, चक्कर लगाया और एक डिस्क की तरह यानी एक रोटेटिंग डिस्क की तरह ये बन गया। सेकंड जो स्टेज थी इसमें गैसीय बादलों के संघनन के कारण कोर के आसपास का जो पदार्थ था यानी ये जो मैटर था ये छोटे छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हो गया और जिन्हें ग्रहाणु फिर कहा गया, यानी ग्रहों के अणु। बाद में बढ़ते हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो ग्रहाणु है ये आपस में क्या हो गए, एकत्रित हो गए यानी आपस में जुड़ गए और बहुत सारे जब ये कण थे और छोटे छोटे जब जुड़े तो इन्होंने बड़े पिंडों का निर्माण किया और इससे बड़े बड़े जो पिंड है वो विकसित हुए, बड़ी बॉडीज बनी इससे और इस प्रकार ग्रह का निर्माण हुआ। यानी छोटे छोटे क्या कह सकते हैं ये ग्रहाणु जो हैं इनसे मिलकर बड़े पिंड बने और इनसे फाइनली किस चीज का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल किसका है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर जो गैसेस हैं, ठीक है, जो गैसेस हैं वो कोर के चारों तरफ घूमती रही। जो अलग अलग तरह की गैसेस हैं ये बादल के रूप में कोर के चारों तरफ, कोर यानी एक बेस था, इसके चारों तरफ ये घूमती रही, ठीक है। इसमें धूल के कण भी शामिल थे इसको, और इसको क्या कहा जाता है, रोटेटिंग डिस्क, ठीक है, रोटेटिंग डिस्क। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर गैसेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। निहारिका जो है हमारी या कह सकते हैं नेबुला, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सौर मंडल की। किसकी, सौर मंडल की, यानी हमारा सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, जिनमें सौर मंडल में सूर्य जो कि एक तारा है, इसके अलावा 8 ग्रह हैं और 63 उपग्रह यानी सैटेलाइट्स हैं, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह है, इसके अलावा धूमकेतु और बड़ी मात्रा में, काफी बड़ी मात्रा में धूल के कण और गैस भी शामिल है। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको हम कैसे प्लैनेट बोलते हैं, इनर प्लैनेट या फिर भीतरी इनको ग्रह बोल सकते हैं। इन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और अन्य जो 4 ग्रह हैं जिनमें है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको हम बाहरी यानी आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। और इसके अलावा इनको और किस नाम से जाना जाता है, जोवियन यानी गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। जोवियन यानी जाइंट यानी बड़े आकार के जो ग्रह हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े आकार के ग्रह हैं, ठीक है। और ये है छोटे आकार के ग्रह, ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये हमारा सोलर सिस्टम। और जो प्लूटो है उसको अर्थ प्लैनेट की कैटेगरी में से हटा दिया गया था 2006 में। तो इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें क्या है, 8 ग्रहों के बारे में हमने देख ही लिया है, कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये है भीतरी यानी इनर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स भी हमने देख लिए हैं। अब हम बात करें कि जोवियन का क्या अर्थ है। यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा था जोवियन, यहाँ पर आ जाते हैं पार्थिव ग्रह व जोवियन ग्रह। एक बार इनमें डिफरेंस देखने की हम कोशिश करते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। तो पार्थिव ग्रह जो होते हैं ये जनक तारे के पास थे, जिस वजह से अधिक तापमान के कारण वहां गैसें संघनित नहीं हो पाई थी, ठीक है। यानी ये इतने ज्यादा क्लोज थे सन के कि जो तापमान है बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर है वो काफी हाई था, तो गैस जो है वो संघनित नहीं हो पाई, यानी कंडेंसेशन, वहां पर संघनन जो है ये प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाया। सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी। सौर वायु जो है वो सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसकी वजह से पार्थिव ग्रह से ज्यादा मात्रा में गैसें वहां से उड़ाकर ले गए। पार्थिव ग्रह यानी जो इनर प्लैनेट्स है चारों हमारे, इनका आकार छोटा है इसलिए इन्हें भीतरी ग्रह भी कहा जाता है। अगर हम जोवियन ग्रह की बात करें, जाइंट, तो इनके बारे में कहा जाए तो ये गैसों से संघनित हो गई। ये बिल्कुल ग्रहों पर स्थिर रही क्योंकि जो सूर्य है, जो सन है, उससे डिस्टेंस काफी ज्यादा था, तो ये जो गैसेस हैं, जो सौर हवाएं थी वो उतनी दूरी पर नहीं जा सकी। तो सूर्य से दूर होने के कारण जो पवन है वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ की जो गैस है वो नहीं हट पाई, जिसका आकार बड़ा ही रहा। यहाँ पर बड़ा ही, ये जो ग्रह है ये बड़े आकार के हैं, ये वाले ग्रह की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बाहरी ग्रह कहा जाता है। तो ये इनमें डिफरेंस है। मैं आपको बता रही थी जोवियन का अर्थ, तो जोवियन का अर्थ है यहाँ पर बृहस्पति। जोवियन का अर्थ क्या है, बृहस्पति। तो ये जो पार्थिव ग्रह हैं ये है अर्थ लाइक,
अर्थ लाइक यानी अर्थ की तरह दिखने वाले, अर्थ का जिस तरीके की अर्थ है उस तरीके से मिलते जुलते, और जोवियन ग्रह जो है वो है बृहस्पति की तरह वाले ग्रह। ठीक है, तो मेन डिफरेंस इनमें ये होता है। इसके अलावा एक चीज और है, 2006 में जो प्लूटो है उसको बोना ग्रह कहा गया। ठीक है, बोना ग्रह, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब चंद्रमा। चंद्रमा यानी मून। मून क्या है? अर्थ की सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, अर्थ की क्या है? ये नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। और 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने बताया था कि शुरू शुरू में जो पृथ्वी और चंद्रमा है वो तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे, यानी अलग अलग नहीं थे। चंद्रमा और जो पृथ्वी है वो अलग अलग पिंड नहीं थे, ये पूरा एक पूरा ही पिंड था। यह पूरा पिंड जो है डंबल के समान था, यानी बीच में से कैसा है? पतला है, और दोनों तरफ से क्या है इसके? ये मोटा है। तो कुछ समय बाद क्या हुआ? पिंड जो है टूट गया, और ये दो अलग अलग पार्ट में बट गए, और यही कहलाए फिर अर्थ और मून। वर्तमान में अगर बात करें तो वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव से हुई, और बहुत टाइम पहले की बात है कि मंगल ग्रह से लगभग 3 गुना आकार का एक पिंड था, वो पृथ्वी से टकराया, और उस टकराव से पृथ्वी का जो एक हिस्सा है वो अंतरिक्ष में जाकर बिखर गया, और यही हिस्सा आगे चलकर क्या कहलाया? चंद्रमा। ठीक है, यानी मंगल ग्रह से भी 3 गुना बड़ा एक पिंड आया और वो पृथ्वी से टकराया, जिसकी वजह से चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस हिस्से को अलग कर दिया, और वो हिस्सा जो है वो ऐसे ब्रह्मांड में घूमता रहा, या कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है उसके कक्ष में, उसके चारों तरफ ये घूमता रहा, और ये जो पिंड था ये ही चंद्रमा कहलाया। इस टकराव को द बिग स्प्लैट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि द बिग स्प्लैट क्या था? बिग स्प्लैट था जो बड़ा पिंड है उसका पृथ्वी से टकराना, और फिर बाद में उसके टकराने की वजह से चंद्रमा का निर्माण होना। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अगर हम बात करें चंद्रमा की उत्पत्ति की, तो चंद्रमा की जो उत्पत्ति है लगभग 4.44, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इतने टाइम पहले हुई थी, इतने वर्ष पहले हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अगला पृथ्वी का उद्भव। पृथ्वी के उद्भव में हमने अभी क्लास सोलर सिस्टम जब पढ़ा था तो उसके बारे में भी थोड़ा देखा था, पृथ्वी के बारे में और अन्य ग्रहों के बारे में थोड़ी सा चीजें डिस्कस की थी। तो ये अर्थ जो है हमारी ब्यूटीफुल सा प्लेनेट जिस पर लाइफ है, ये कैसे रोटेट हो रही है? वेस्ट टू ईस्ट। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसलिए जो अपने अक्ष पर घूम रही है ये घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो शुरू शुरू में बाकी के जो टॉपिक है ना, स्थलमंडल वगैरह, वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पर डिटेल में हमें इनके बारे में डिस्कस करना है। शुरू शुरू में पृथ्वी जो है वो गर्म वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल कैसा था? बहुत ही विरल था, और हाइड्रोजन हीलियम गैस से ये बना था। आज की जो पृथ्वी है उसके वायुमंडल से पहले जो पृथ्वी थी उसके वायुमंडल में काफी फर्क देखने को मिलता है। समय के साथ साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिनसे पृथ्वी एक सुंदर ही ग्रह के रूप में विकसित हुई, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल है टेम्परेचर का। ठीक है, गर्म चट्टानी पृथ्वी पर बदलाव के बाद बहुत सा पानी और जो जीवन है उसके लिए स्थितियां कुछ अनुकूल बनी। और पृथ्वी की संरचना कैसी है? परतदार है, यानी लेयर्ड है, यहाँ पर लेयर्स हैं। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक जो पदार्थ यानी जो मैटर है वह समान नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे हल्के हल्के मैटर का और भारी मैटर का। हमने बात की थी ना कि कुछ पदार्थ थे, तो वो उनमें से कुछ पदार्थ जो थे तो कुछ हल्के थे कुछ भारी थे। तो जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के अंदर चले गए, जैसे कि हम लोहा टाइप बात करें तो ये भारी पदार्थ पृथ्वी के अंदर चले गए, और जो हल्के थे वो पृथ्वी के ऊपर ही रह गए, जिसकी वजह से इसकी क्रस्ट का निर्माण हुआ है। हर एक भाग की अपनी एक विशेषता है। तो फिर ये चीजें हैं, पृथ्वी के बारे में भी हमने देख लिया है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमारा होता है टॉपिक कंप्लीट, और काफी सारी और भी चीजें, जैसे स्थल मंडल के बारे में हम बहुत सारे उसकी विशेषता और काफी सारी चीजें देखेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, और वीडियो कर दीजिए लाइक अगर आपको पसंद आई है तो, और बाकी जो लिंक्स हैं उनको भी आप इजीली देख सकते हैं, और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें जरूर आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।